हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन का ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर चल रहा है और जो ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर है उसके अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था ट्रांसफार्मर के प्रकार। उसके अंदर अपन ने कुछ 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर उसके अंदर अपन ने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब उसके अंदर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना ट्रांसफार्मर है वो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऑटो ट्रांसफार्मर। अपन ने 6 लास्ट के वीडियो में पढ़ लिया था, तो ये आपका 7वां नंबर का ट्रांसफार्मर है। 7वां नंबर का ट्रांसफार्मर है आपका कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने पढ़ा था 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा, अपन ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ा, स्टेप अप पढ़ा या स्टेप डाउन पढ़ा, कोर टाइप का पढ़ा और सेल टाइप का पढ़ा। ये जो 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़े थे, इन 6 के 6 ट्रांसफार्मर के अंदर प्रत्येक ट्रांसफार्मर के अंदर कम से कम 2 वाइंडिंग तो ज़रूर होती है। कम से कम कितनी वाइंडिंग होती है? 2, जिनमें एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब तक जितने भी अपन ने ट्रांसफार्मर पढ़े थे वो कितने वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर थे? 2 वाइंडिंग वाले क्या थे? वो ट्रांसफार्मर थे। लेकिन ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर ओनली एकमात्र ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है। क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है। वो जो एक वाइंडिंग है वही तो प्राइमरी का काम करेगी और वही किसका काम करेगी? सेकेंडरी का। मतलब एक वाइंडिंग ही दोनों वाइंडिंगों को क्या करती है? इसके अंदर काम करती है। तो जो सबसे फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, वो लाइन ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है। केवल कितनी? एक वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। तो अपन देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी संरचना कैसे होती है। तो अपन ने देखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है। तो ये मान लो एक वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के इन 2 सिरों के बीच में अपन क्या करते हैं? सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। इन दोनों सिरों को अपन किससे जोड़ देते हैं? सप्लाई से। तो अपन ने जो लास्ट के वीडियो थे उसमें पढ़ा था कि जिन ट्रांसफार्मर को अपन सप्लाई के साथ जोड़ दें, या सॉरी ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को अपन किसके साथ जोड़ते हैं? सप्लाई के साथ। ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को अपन सप्लाई के साथ जोड़ते हैं वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडली कहलाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी जो वाइंडिंग होगी ये आपकी कौन सी वाइंडिंग होगी? आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी आपकी? प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी होगी? प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसी को प्राइमरी वाइंडिंग क्यों बोला है? क्योंकि इस वाइंडिंग को अपन ने किसके साथ जोड़ा है? सप्लाई के साथ। तो ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जो सप्लाई के साथ संयोजित की जाती है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। तो ये तो होगी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने देखा केवल एक वाइंडिंग होती है, तो दूसरी वाइंडिंग तो अपन कहीं से बना ही नहीं सकते हैं। तो इसी वाइंडिंग के अंदर से क्या करते हैं? इसके बीच में से एक टैपिंग निकालते हैं। वाइंडिंग के बीच में से क्या निकालते हैं? टैपिंग। और इन 2 सिरों के बीच में एक सिरा तो यहाँ से निकालते हैं और दूसरा सिरा अपन यहाँ से निकालते हैं। इन दोनों सिरों के बीच में अपन जोड़ देते हैं क्या? लोड। क्या संयोजित कर देते हैं? दोनों सिरों के बीच में लोड जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये अपन ने जोड़ दिया भाई लोड। क्या किया? ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उसके बीच में से एक टैपिंग निकाली और टैपिंग निकाल के इस टैपिंग वाले पॉइंट और इन सिरों के बीच में अपन ने क्या जोड़ दिया? लोड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? लोड। तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जो लोड के साथ संयोजित होती है। क्या? ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जो लोड के साथ जुड़ी हुई होती है वो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सेकेंडरी। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल आधी वाइंडिंग ही लोड के साथ जुड़ रही है। क्या ऊपर वाली वाइंडिंग लोड के साथ जुड़ रही है? क्या नहीं जुड़ रही है। ओनली
ये आधी वाइंडिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ही किसके साथ जुड़ रही है? आपकी लोड के साथ। तो ये जो वाइंडिंग होगी, ये वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। जगह कम है इसलिए मैं इस यहीं पर आपका नाम लिख रहा हूँ, आप बाहर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये पूरी की पूरी वाइंडिंग तो किसका काम कर रही है? प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि इस पूरी वाइंडिंग के साथ अपन ने क्या जोड़ा है? सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिसको सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है वो तो कहलाएगी कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग। इसी वाइंडिंग में से एक टैपिंग निकाल के उन दोनों सिरों के बीच में क्या जोड़ दिया अपन ने? लोड जोड़ दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो वाइंडिंग होगी वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी। तो देखो ये जो वाइंडिंग है इसका इतना हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा देखो सेकेंडरी का भी काम कर रहा है और प्राइमरी का भी काम कर रहा है। इतना जो हिस्सा है ये प्राइमरी वाइंडिंग भी है और इतना हिस्सा ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो एक वाइंडिंग है उसका कुछ हिस्सा, कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आधा ही हो, जो अपन को लोड को वोल्टेज देंगे उसके अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को क्या करेंगे? कम या ज़्यादा। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस प्राइमरी वाइंडिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा या कुछ हिस्सा क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या करता है? काम करता है। मतलब वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी का भी काम करता है और सेकेंडरी का भी काम करता है। तो ये जो हिस्सा है ये वाइंडिंग प्राइमरी भी होगी, क्या होगी? सेकेंडरी भी होगी, क्या होगी? सेकेंडरी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग का जो कुछ हिस्सा है वो प्राइमरी का और सेकेंडरी दोनों का क्या करता है? आपका काम करता है। अब देखो, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर अपन सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित होगी। जब ये धारा इस वाइंडिंग में से प्रवाहित होगी तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब देखो धारा, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में करंट प्रवाहित हो रही है ना। अपन ने देखा था 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होती है? अलग अलग होती है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी वाइंडिंग एक दूसरे को क्या कर रही है? स्पर्श, क्योंकि इतना हिस्सा प्राइमरी भी है और क्या है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी धारा प्रवाहित होगी, प्राइमरी वाइंडिंग में भी क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक रूप से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? वैद्युतिक, क्योंकि जो धारा इस वाइंडिंग में प्रवाहित होगी वही सेकेंडरी में प्रवाहित होगी। तो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग कौन से की? ऑटो ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक रूप से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। दूसरा देखते हैं, यहाँ से कुछ चुंबकीय बल रेखा निकलेगी। ये चुंबकीय बल रेखा जब इधर से होती हुई क्या निकलेगी? इस वाइंडिंग में से होकर गुजरेगी। भाई चुंबकीय बल रेखा ऐसे गुजरेगी ना, यहाँ से जब ये चुंबकीय बल रेखा इस वाइंडिंग में से होकर गुजरेगी तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या आ जाएगा? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। उस पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल को अपन किससे लिखेंगे? E2 से। किससे होंगे? अभी जो E2 विद्युत वाहक बल आया है ये किसके कारण है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक पदार्थ या कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो उस चालक पदार्थ या कुंडली के अंदर क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो जब इस वाइंडिंग में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी वाइंडिंग में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या आ जाएगा? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा और इस विद्युत वाहक बल के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो देखो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो वैद्युतिक रूप से भी जुड़ रही है और ये चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है और चुंबकीय रूप से भी क्या हो रही है? आपकी जुड़ रही है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक व चुंबकीय दोनों रूप से क्या होती है? वो जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? वैद्युतिक रूप से भी जुड़ी होती है और चुंबकीय रूप से भी क्या होती है? आपकी ये जुड़ी होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। वैद्युत का मतलब जो धारा प्राइमरी में बह रही है वो सेकेंडरी में बह रही है। चुंबकीय का मतलब जो फ्लक्स प्राइमरी में जा रहा है वो फ्लक्स किसमें से जा रहा है? सेकेंडरी में से। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक व चुंबकीय दोनों रूप से क्या होती है? आपकी जुड़ी हुई रहती है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। केवल कितनी वाइंडिंग? ये तो ऐसे याद रख लेना, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है।
तो बात आ गई ऑटो ट्रांसफार्मर की, दोनों वाइंडिंग वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से क्या होती है आपकी जुड़ी होती है। देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो दोनों वाइंडिंग थी वो केवल कैसे जुड़ी हुई थी, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई थी। कैसे जुड़ी हुई थी, चुंबकीय, मतलब इंडक्टेंस प्रेरण के कारण विद्युत वाहकुल पैदा हो रहा था, लेकिन इसके अंदर वैद्युतिक रूप से भी जुड़ी हुई है और चुंबकीय रूप से भी क्या हुई है, जुड़ी है। तो इसके अंदर इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो लीकेज फ्लक्स होगा, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने वाला जो फ्लक्स होगा, जो लीकेज फ्लक्स होगा, उस लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा, बहुत ही कम। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम। क्योंकि देखो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उतनी ये प्राइमरी है, तो इस वाइंडिंग का तो पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें से गुजरेगा नहीं, जो गुजरेगा, क्योंकि ये वाइंडिंग तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या है आपकी इक्वल है, एक ही है, तो इसका तो पूरा फ्लक्स कम से कम इसमें से गुजरेगा। यहाँ पर तो लीकेज फ्लक्स का मान कितना रहेगा, 0। लीकेज फ्लक्स होगा तो वो केवल इतनी सी वाइंडिंग से होगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो अगली बात याद रखनी है आपको, क्या रखनी है, लीकेज फ्लक्स का मान। किसका मान, लीकेज फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम। और एक बात बताओ, जब लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स यानी कि म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। भाई जब खर्च कम होगा तो जो सेविंग होगी वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो ऐसे कैसे, जब इस वाइंडिंग, इस ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तो आपका जो उपयोगी फ्लक्स है वो उपयोगी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उपयोगी फ्लक्स को क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल फ्लक्स। ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में से होकर गुजरता है वो फ्लक्स कहलाता है, कौन सा फ्लक्स, आपका म्यूचुअल फ्लक्स। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, म्यूचुअल। इस म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, ज़्यादा। अपन ने ऑटो ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण पढ़ी थी, ई बराबर पढ़ा था अपन ने 4.44 फाई एफ इंटू क्या होता है, एन। 4.44 और एफ ये क्या है, आपकी कांस्टेंट राशि है। क्या है, कांस्टेंट राशियाँ। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो विद्युत वाहक बल है उसका मान ओनली कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, फाई के, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर। चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, इसी के ऊपर क्या करता है, आपका विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है और फ्रीक्वेंसी भी हमेशा कितनी होती है, 50। तो जो विद्युत वाहक बल है वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो फाई चुंबकीय फ्लक्स और एक एन मतलब कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई समानुपाती क्या होता है आपका, 5 इंटू क्या होता है, एन होता है। ई समानुपाती क्या होता है, 5 इंटू एन। फाई क्या चीज़ है, आपका म्यूचुअल फ्लक्स है। प्राइमरी वाइंडिंग का वो फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है वो क्या है, आपका फाई है। एन बराबर क्या है, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। अब बताइए, जब लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, ज़्यादा। मतलब इस फाई का मान क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। फाई का मान क्या होगा, ज़्यादा। जब फाई का मान ज़्यादा होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होने वाले जो विद्युत वाहक बल है उस विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। उस विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जब विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होगी वो 3 फेज ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग की तुलना में क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम। लीकेज फ्लक्स कम होने से म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाता है। तो जब म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। और जब ज़्यादा विद्युत वाहक बल पैदा करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर तो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसकी जो केवीए रेटिंग है, केवीए रेटिंग किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होती है, आपकी ज़्यादा। अब यदि अपन को मान लो 3 फेज ट्रांसफार्मर है एक जो आपका 50 केवीए का है, कितने का है, 50 केवीए का। क्या
ऐसे समझते हैं अपन, एक थोड़ा सा उदाहरण लेके समझते हैं। एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। उस 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है वो कितनी है, उसकी रेटिंग कितनी है, 50 kVA। कितनी है, 50 kVA। 50 kVA रेटिंग का मतलब उसके अंदर जो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना है, 50 kVA। अपन जानते हैं विद्युत वाहक बल का मान डिपेंड करता है फाई के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर मान लेते हैं अपन फाई का मान कितना है आपका, 10 वेबर है। कितना है, 10 वेबर। और कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है आपकी, 5 टर्न है। कितने हैं, 5 टर्न। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसका मान कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए ये तो किसके लिए है आपका, 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए। 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर फाई का मान कितना है, 10 वेबर है, और कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, 5। तो उसके अंदर पैदा होने वाले उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होगी आपकी, 50 kVA। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर था उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनको दोनों को एक एक सिरों को आपस में क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर अब कौन सा बन जाएगा आपका, सिंगल फेज, वो ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा। जैसे देखो ये एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है और ये दूसरे ट्रांसफार्मर की क्या है, सेकेंडरी है। ये मान लो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, इसकी केवी रेटिंग कितनी है अभी, 50। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांसफार्मर की ये जो वाइंडिंग का सिरा है इसको इसके साथ क्या कर देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। अब वाइंडिंग का एक सिरा तो मान लो ये बन गया, इसको सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगी ना, और दूसरा सिरा ये बन गया। अब केवल कितनी वाइंडिंग हो गई इसके अंदर, केवल एक वाइंडिंग। मतलब ये ट्रांसफार्मर अब कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया। क्या बन गया, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो गया आपका, बन गया। तो देखो जब ये ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा, अब बताइए इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी, कितनी होगी, 50 केवीए से ज़्यादा होगी या 50 केवीए से क्या होगी, कम होगी। तो निकाल के देखते हैं। देखो फेरों की संख्या तो कितनी रहेगी इसके अंदर, 5 ही रहेगी। फेरों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यह क्या करेगा, इस वाइंडिंग को अपन ऐसे जोड़ेंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगी, जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो चालन, इंडक्शन और कंडक्शन, मतलब प्रेरण और चालन दोनों के कारण विद्युत होगा। मतलब दोनों वाइंडिंग वैद्युतिक और चुंबकीय रूप दोनों रूप से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब दोनों वाइंडिंग वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ जाएगी तो इसके अंदर अब लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स का मान कम। और जब लीकेज फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो आपका जो परिणामी फ्लक्स फाई है उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लीकेज फ्लक्स का मान कम होने से जो आपका मेन फ्लक्स है फाई, उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स पहले कितना था आपका, कितना था, 10 वेबर था। अब वो फ्लक्स 10 की जगह कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 क्यों हो गया, क्योंकि लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम। जो लीकेज फ्लक्स कम होगा तो आपका मेन फ्लक्स, सेकेंडरी में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो अब देखिए इस ट्रांसफार्मर कितने रेटिंग का बन जाएगा, 20 को जब अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितने केवीए का बन गया आपके पास, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर क्या हो गया आपका, बन गया। तो कुंडली के अंदर फेरों की संख्या में अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तांबे के जो जितना तांबे का तार 3 फेज में था, अगर उतना ही तांबे का तार यदि ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम होता है। और जब लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तो जो आपका उपयोगी फ्लक्स है, जो मुख्य फ्लक्स है, उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और जब मुख्य फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा, जब क्या मुख्य फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी केवी रेटिंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य जो लाभ होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग क्या होती है, 3 फेज ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। अगर मान लो मेरे को ऑटो ट्रांसफार्मर से भी मेरे को 50 केवी के ही क्या करनी है, वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न करनी है। क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर से मेरे को कितने केवीए की, 50 केवीए की। मतलब जितना 3 फेज ट्रांसफार्मर पावर पैदा कर रहा था ना, उतनी ही पावर यदि मेरे को ऑटो ट्रांसफार्मर से चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा अपन को। देखो फ्लक्स का मान तो कितना हो गया आपका, 20 वेबर हो गया। 20 वेबर क्यों हो गया, क्योंकि लीकेज फ्लक्स कम हो गया तो उपयोगी फ्लक्स का मान क्या हो गया आपका, ज़्यादा। तो फ्लक्स तो बढ़ेगा, कन्फर्म है। अब यदि अपन को फ्लक्स बढ़ रहा है, फाई का मान बढ़ रहा है, और अपन को जो पावर चाहिए वो कितनी चाहिए, 50 केवीए की। मतलब जितना 3
थ्री फेज ट्रांसफार्मर अपन को पावर दे रहा था, उतनी ही पावर यदि अपन ऑटो ट्रांसफार्मर से लेना चाहते हैं तो फाई का मान तो यहाँ पर बढ़ गया। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कम। जब कुंडली के अंदर फेरों की संख्या को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इसके अंदर जो क्या होगा, पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अब अपन को जो कुंडली के अंदर जो फेरे लगाने पड़ेंगे वो कितने फेरे लगाने पड़ेंगे अपन को, 2.5। मतलब पहले 5 टर्न थे तो अब कितने टर्न लगाने पड़ेंगे, उनके आधे टर्न लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आधे। जब इसमें अपन 5 की जगह कितने टर्न लगाएंगे, 2.5 टर्न लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 2.5। तो जब 2.5 को इससे गुणा करेंगे तो तब जाके अपन को थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बराबर पावर अपन को ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यदि अपन को ऑटो ट्रांसफार्मर से जो पावर है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की पावर के बराबर पावर चाहिए तो अपन को कम टर्न से, मतलब कम फेरों वाली वाइंडिंग को उपयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बराबर पावर प्राप्त कर सकते हैं। अब बताओ, जब वाइंडिंग अपन को कम टर्न वाली लगानी पड़ेगी तो अपन के कॉपर की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बचत। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, अपन को जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है और म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा होने से कम फेरो वाली वाइंडिंग यूज करके भी अपन ऑटो ट्रांसफार्मर से जो पावर है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की पावर के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा अगला जो लाभ होता है ऑटो ट्रांसफार्मर से, वो लाभ क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, तांबे की आवश्यकता क्या होती है, अपन को कम होती है। तो इसमें क्या, किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में तांबे की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। क्योंकि कम फेरों से ही अपन थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बराबर पावर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या कहेंगे, इसके अंदर केवल कितनी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है। वो एक वाइंडिंग है, उसका कुछ हिस्सा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या करता है, काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग होती है वो वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से क्या होती है, आपकी जुड़ी हुई रहती है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जब लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उसके तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। मैंने अभी आपको बताया केवीए रेटिंग कैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब लीकेज फ्लक्स कम होगा तो फाई का मान ज़्यादा होगा और यदि टर्न्स की संख्या समान रखेंगे तो उसके जो केवीए रेटिंग है उसका मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उनके अंदर अपन को कम टर्न की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि अपन थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बराबर पावर प्राप्त करना चाहते हैं, किससे, ऑटो ट्रांसफार्मर से, तो उसके अंदर अपन को फेरों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। वाइंडिंग के अंदर जो टर्न लगाने पड़ेंगे, जो घुमाव लगाएंगे, उन घुमाव का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे अपन के तांबे की आवश्यकता क्या होगी, वहाँ पर कम पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपका क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब बात आती है कि ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, यदि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से मैं बहुत सारी टैपिंग निकाल लूँ ऐसे, क्या, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में से अपन क्या निकाल ले, बहुत सारी टैपिंग निकाल ले, ऐसे निकाल ली। अब ये जो लोड है, अगर इस लोड को मैं स्टार्टिंग में इस टैपिंग के साथ संयोजित करूं तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इतनी वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करेगी। और जब फेरों की संख्या ज़्यादा होगी मतलब एन का मान ज़्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यदि इन टर्न्स को मैं यहाँ से घुमा के, एक सेलेक्टर स्विच होता है, घुमाकर अगर इस टर्न्स को मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तो अब फेरों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर कम, केवल इतनी सी वाइंडिंग काम में आ रही है ना। और जब फेरों की संख्या कम हो जाएगी तो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या को कम ज़्यादा करके इससे अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग मान का वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
कहाँ पर, जैसे प्रयोगशाला है, उन प्रयोगशालाओं के अंदर क्या परिवर्तित मान का या अलग अलग मान का वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपन इस ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसका उपयोग जो मोटरें होती है, वैद्युतिक मोटर होती है ना, जैसे इंडक्शन मोटर होती है, जिनको स्टार्टिंग में कम वोल्टेज चाहिए, उन मोटरों को चलाने के लिए भी अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का दो उपयोग है, एक तो प्रयोगशालाओं के अंदर अलग अलग मान की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, दूसरा क्या मोटर्स को चालू करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर देखो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से अपन ने टैपिंग निकाल ली, तो अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, जब इससे अपन अलग अलग मान का एसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कहलाता है क्या, वेरिएक। क्या कहलाता है, वेरिएक। क्वेश्चन पूछा गया है वेरिएक क्या होता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी वोल्टेज का मान या एसी के अंदर वोल्टेज का मान घटाने या बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं। तो यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में से अपन यदि 8-10 टैपिंग निकाल लें, तो वो जो यंत्र बनेगा वो यंत्र क्या कहलाता है, आपका वेरिएक कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएक। इस वेरिएक की सहायता से अपन विभिन्न मान की एसी वोल्टेज क्या कर सकते हैं, अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो एसी के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, वेरिएक का। किसका करेंगे, वेरिएक। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। तो इतना तो लिखा ही रखा है, इसके अलावा जो भी और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होती है, इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। ये जो एक वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है। जो आपकी वाइंडिंग थी उसका दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसका कुछ हिस्सा क्या करता है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या करता है, काम करता है। लीकेज फ्लक्स कम होता है, म्यूचुअल फ्लक्स ज़्यादा होता है, केवीए रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा, तांबे की आवश्यकता क्या होती है, कम पड़ती है। अब इसके बात करें अपन उपयोग की, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने में। 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। दूसरा देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, प्रयोगशालाओं में अलग अलग मान का एसी वोल्टेज, प्रयोगशालाओं में अलग अलग मान का एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इस ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या करता है, काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग किस रूप से जुड़ी होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग वैद्युतिक और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ी होती है। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर स्थानांतरित होती है वो प्रेरण और चालन दोनों के कारण क्या होती है, पावर का स्थानांतरण होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा। ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर के निर्माण में 3 फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में तांबे की आवश्यकता क्या पड़ती है, अपन को कम पड़ती है।
एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, वो 3 फेज ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या फिर बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर बोल सकते हैं सह प्रेरण, उसके सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। लेकिन आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सेल्फ इंडक्टेंस, क्या सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरण। क्या ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो स्व प्रेरण, स्व प्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। इस सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या करता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या करता है, ये काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑटो ट्रांसफार्मर, इसके अंदर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप कंप्लीट करना। ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है आपका करंट ट्रांसफार्मर। अगला ट्रांसफार्मर है आपका, वो है करंट ट्रांसफार्मर। हिंदी में लिखते हैं इसको धारा परिणामित्र। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं। तो ये हो गया आपका करंट ट्रांसफार्मर। तो देखिए करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और किस लिए इसको यूज करते हैं। तो देखिए विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये जो विद्युत धारा होती है इसको अपन किस यंत्र की सहायता से मापते हैं, तो विद्युत धारा को अपन मापते हैं किससे, एमीटर से। किससे मापते हैं, एमीटर से। जैसे मान लो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर या 50 एम्पियर तक की करंट है, उसके करंट को अपन क्या कर सकते हैं, इन एमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन यदि करंट का मान बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे हज़ारों एम्पियर के अंदर करंट हो, या फिर 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 500 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर, मतलब करंट का मान क्या हो, जब बहुत ही ज़्यादा हो, तो उस करंट को अपन इन एमीटर की सहायता से अपन माप नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा मान की करंट अपन उस एमीटर की वाइंडिंग में से प्रवाहित करेंगे तो आपका एमीटर जो यंत्र था वही क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो जो ज़्यादा मान की विद्युत धारा होती है उस ज़्यादा मान की विद्युत धारा को अपन एमीटर की सहायता से नहीं माप सकते हैं। तो जब उसको अपन एमीटर की सहायता से नहीं माप सकते तो किससे मापेंगे, तो जो ज़्यादा मान की विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए अपन क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर यानी कि धारा ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। ज़्यादा मान की विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, करंट ट्रांसफार्मर या फिर धारा परिणामित्र का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन किस चीज़ को मापते हैं, तो जो ज़्यादा मान की विद्युत धारा होती है 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर, बहुत ज़्यादा मान की विद्युत धारा को मापने के लिए अपन इस करंट ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे होती है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, वोल्टेज के मान को तो क्या करता है, बढ़ाता है, और करंट के मान को क्या करता है, ये घटाता होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ये होते हैं 1 या 2 टर्न होते हैं। कितने होते हैं, या तो 1 टर्न या फिर 2 टर्न, या फिर एक सीधा चालक तार भी अपन इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम, और जो तार होता है उसकी मोटाई क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। जबकि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, क्या ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। फेरों की संख्या क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस प्रकार से होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका है, आपका करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को बोलते हैं शॉर्ट में क्या, सीटी। क्या बोलते हैं इसको, सीटी। सी का मतलब करंट, टी का मतलब ट्रांसफार्मर।
तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को बनाते हैं मोटे तार से, और उसके अंदर जो फेरों की संख्या होती है वो तो 1 या 2 फेरे या फिर बिल्कुल सीधा तार भी अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में उपयोग ले सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, पतले तार का क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। तो जिस सर्किट के अंदर अपन को विद्युत धारा मापनी है उसको इन दोनों इस वाइंडिंग के अंदर से उस धारा को अपन इसके अंदर से क्या करते हैं, जैसे प्रवाहित करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से 100 से 200 एम्पियर या फिर 1000 एम्पियर की अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ से मान लो मैं 1000 एम्पियर की धारा इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं प्रवाहित करता हूँ। तो ये तार की मोटाई ज़्यादा है तो ये 1000 एम्पियर की धारा को क्या कर लेगा, आसानी से सहन कर लेगा। तो जब इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर 1000 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये चुंबकीय बल रेखा जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरेगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब देखो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल ई समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, एन। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर n बराबर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या का मान क्या है, बहुत ही ज़्यादा। जब यहाँ पर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, जब इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा, तो इसके अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पर करंट का मान ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या है आपका, ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I होता है। क्या होता है, I। यदि यहाँ पर I का मान कितना है, 100 एम्पियर है, कितना है, 100, और इस ट्रांसफार्मर के जो सिरों पर जो वोल्टेज है वो कितना है आपका, 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट है। तो बताओ पावर का मान कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा ना, 20,000 वोल्ट इंटू एम्पियर। ये क्या होगी आपके इस प्राइमरी वाइंडिंग की क्या होगी, पावर। अब इतनी की इतनी पावर किसकी रहेगी, सेकेंडरी के। तो सेकेंडरी में भी P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा, I। अब V का मान, पावर का मान प्राइमरी में कितना है, 20,000, तो सेकेंडरी में भी कितना होगा आपका, 20,000 ही होगा। कितना होगा, 20,000। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है आपका, 20 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्न है, केवल 2 ही टर्न है। तो 2 टर्न के कारण वोल्टेज क्या होगा आपका, कम होगा, क्योंकि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम होगी तो उसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। यहाँ पर यदि वोल्टेज का मान कितना है, 20, लेकिन यहाँ पर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा। कुंडली के अंदर जब फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो जो 20 वोल्ट था वो 20 वोल्ट मान लो अब यहाँ पर कितना हो गया आपका, 400 वोल्टेज बन गया। 20 वोल्ट की जगह कितना हो गया, 400 वोल्टेज, या फिर ऐसे मान लो 4000 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 4000 वोल्टेज हो गया। किसका, इस वोल्टेज का मान। वोल्टेज का मान 20 से 4000 क्यों गया, क्योंकि इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा। जब कुंडली के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो ट्रांसफार्मर होगा कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पढ़ा था अपन ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो इनपुट वोल्टेज के मान को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इसको मैंने इनपुट में दिया कितना, 20 वोल्टेज, तो मेरे को यह आउटपुट में कितना दे रहा है, 4000 वोल्टेज दे रहा है। मतलब वोल्टेज के मान को क्या कर दिया इसने, बढ़ा दिया। तो क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो 20 वोल्टेज कितना वोल्टेज में बदल गया, 4000। अब यहाँ पर जब वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर अपन को धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो यहाँ पर धारा 1000 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी वो 1000 एम्पियर की धारा यहाँ पर कितने एम्पियर में बदल जाएगी, 5 एम्पियर में बदल जाएगी। कितने में बदल जाएगी, 5, क्योंकि 5 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो पावर का मान कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा। और अपन को तो पावर उतनी चाहिए जितनी पावर प्राइमरी की होगी उतनी ही पावर किसकी होगी, सेकेंडरी की। तो 20,000 वोल्ट एम्पियर पावर प्राप्त करने के लिए अपन को धारा का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। वोल्टेज क्या कर दिया इसने, 20 वोल्ट को कितने में बदल दिया, 4000 में। मतलब वोल्टेज के मान को ये क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन देखो धारा 1000 एम्पियर की जो धारा थी उसको कितने एम्पियर में बदल दिया इन्होंने,
5 एम्पेयर में बदल दिया। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को तो बढ़ाता है लेकिन करंट के मान को क्या करता है, ये घटाता है। ये 100 से 2 एम्पेयर या हजारों एम्पेयर की जो विद्युत धारा है उसको 5 से 10 एम्पेयर के अंदर क्या कर देता है, ये बदल देता है। अब देखो यहाँ पर जब इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पेयर है तो इसके सिरों पर अपन वोल्ट मीटर लगा के इस 5 एम्पेयर की धारा को अपन क्या कर लेंगे, माप लेंगे। लेकिन उस वोल्ट मीटर का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, आनुपातिक होता है। मतलब ये जो 1000 एम्पेयर की करंट है उसके अनुपात में वो पैमाना क्या होता है, आपका बदला हुआ रहता है। तो जैसे 5 एम्पेयर करंट बताएगा तो उसको उस पैमाने से गुणा करके अपन करंट का ओरिजिनल मान क्या कर सकते हैं, अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार से और कम फेरो वाली बनाते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार से बनाते हैं और ज़्यादा फेरो वाली बनाते हैं। ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है, लेकिन करंट के मान को क्या करता है, घटाता है। तो ये 1000 या 2000 एम्पेयर की करंट को 5 से 10 एम्पेयर के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो 5 से 10 एम्पेयर की करंट को अपन एमीटर की सहायता से आसानी से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जो ज़्यादा मान की करंट है, हाई रेटिंग की जो करंट है, उस करंट के मान को मापने के लिए अपन क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, हजार से 2000 एम्पेयर की जो विद्युत धारा है उसको 5 से 10 एम्पेयर में परिवर्तित कर देता है। 1000 एम्पेयर की करंट है उसको 5 से 10 एम्पेयर के अंदर क्या कर देता है, ये बदल देता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कैसे बनाते हैं अपन, मोटे तार व कम फेरो वाली। प्राइमरी वाइंडिंग क्या करते हैं, मोटे तार से और कम फेरो वाली बनाते हैं। जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको बनाते हैं अपन पतले तार व ज़्यादा फेरो वाली। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, पतले तार व ज़्यादा फेरे वाली। ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन धारा के मान को क्या करता है, ये घटाता है। करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को तो क्या करता है, बढ़ाता है, लेकिन धारा के मान को क्या करता है, ये घटाता है। प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार कम फेरा वाली होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार और ज़्यादा फेरा वाली होती है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग। तो उच्च मान की विद्युत धारा, क्या, उच्च मान की विद्युत धारा मतलब 1000, 2000, 10,000, तो उच्च मान की जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए, उच्च मान की विद्युत धारा को मापने के लिए क्या किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का करंट ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग उच्च मान की विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी। करंट ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, सीटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीटी। तो सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर या धारा परिणामित्र 1000 से 2000 एम्पेयर की विद्युत धारा को 5 से 10 एम्पेयर की विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार से कम फेरो वाली बनाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो पतले तार से और ज़्यादा फेरो वाली बनाते हैं। वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है, और करंट के मान को क्या करता है, घटाता है। उपयोग कहाँ पर करते हैं, उच्च मान की विद्युत धारा को मापने के लिए अपन इस करंट ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका करंट ट्रांसफार्मर। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। 9 नंबर का ट्रांसफार्मर है ये। कौन सा है, पोटेंशियल। इसको बोलते हैं विभव परिणामित्र। तो
तो देखिए विभव ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो हाई करंट उच्च मान की विद्युत धारा मापने के लिए तो अपन ने किसका प्रयोग किया था, सीटी का। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन पीटी। क्या लिखते हैं, पीटी। पी का मतलब पोटेंशियल, टी का मतलब ट्रांसफार्मर। तो उच्च मान की विद्युत धारा मापने के लिए तो अपन ने प्रयोग किया था किसका, सीटी का। लेकिन जैसे हाई उच्च मान का वोल्टेज है, जैसे 33,000 वोल्टेज, 220 केवी का वोल्टेज है, 330 केवी का वोल्टेज है, 440 केवी का वोल्टेज है, तो इन वोल्टेज को ना तो अपन मल्टीमीटर से माप सकते हैं और ना ही वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज का मान क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़्यादा मान का जो वोल्टेज मापना है, उस ज़्यादा मान के वोल्टेज को मापने के लिए अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो बनाते हैं पतले तार से, और क्या बनाते हैं अपन, ज़्यादा फेरो वाली बनाते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को क्या बनाते हैं अपन, पतले तार से बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ज़्यादा फेरो वाली। ज़्यादा फेरो क्या वाली क्यों बनाते हैं, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वोल्टेज को सहन करने के लिए फेरो की संख्या भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक या दो फेरे या फिर बिल्कुल एक सीधा तार अपन क्या ले सकते हैं, इसमें काम में ले सकते हैं। ये इसकी कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, सेकेंडरी। और इस सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर अपन क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। तो ये तो हो गई इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हो गई किसकी, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार से और ज़्यादा फेरों वाली बनाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार से बनाते हैं, और एक या दो फेरे या फिर सीधा तार भी अपन क्या ले सकते हैं, इसमें काम में ले सकते हैं। अब ये क्या करता है, जो 11,000 वोल्टेज, 11 केवी या फिर जो 33 केवी का वोल्टेज है, 11 केवी या 33 केवी का जो वोल्टेज है उसको क्या करता है, ये 100 से 200 वोल्ट के अंदर क्या कर देता है, ये बदल देता है। 100 से 200 वोल्ट में क्या कर देता है, ये बदल देता है। कौन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हाई वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज है, उस 11 या 33,000 वोल्टेज को क्या करता है, 100 वोल्ट या 200 वोल्ट के अंदर क्या कर देता है, ये बदल देता है। मतलब वोल्टेज ज़्यादा है तो वोल्टेज के मान को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। क्या कर रहा है, कम। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर अपन को हाई वोल्टेज को क्या करना हो, मापना हो। प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा फेरो वाली, सेकेंडरी वाइंडिंग कम फेरो वाली होती है। अब यदि वोल्टेज क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, तो देखो पावर P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I। तो जब वोल्टेज कम हो रहा है तो इस पावर का मान बराबर रखने के लिए धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो घटाता है, वोल्टेज को तो क्या कर रहा है, घटा रहा है, लेकिन विद्युत धारा के मान को क्या करता है, ये बढ़ाता है। विद्युत धारा को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया आपका, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। कौन सा हो गया, पोटेंशियल। क्या लिखा,
11 या 33 केवी को 100 वोल्ट या 200 वोल्ट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, परंतु विद्युत धारा को क्या करता है, बढ़ाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, कम। इसका जो उपयोग है, उपयोग कहाँ पर करते हैं, उच्च मान के वोल्टेज को मापने हेतु। जो हाई वोल्टेज है, उन हाई वोल्टेज को मापने के लिए अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कंप्लीट। अब आता है आपका पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर या शक्ति परिणामित्र। तो देखिए क्या होता है पावर ट्रांसफार्मर या शक्ति परिणामित्र। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर देखिए पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग अपन कहाँ पर करते हैं, जो विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं जहाँ पर लाइट को क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है, उन वैद्युतिक उत्पादन केंद्रों पर इन पावर ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं अपन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। जो पारेषण लाइन होती है, पारेषण लाइन कौन सी होती है, जैसे लाइट आपकी पैदा हो रही है, जहाँ से लाइट आपकी पैदा हो रही है उसको दूसरे स्टेशन तक क्या करना है, आपको ले जाना है। जैसे लाइट मान लो अपने राजस्थान की बात करें तो कोटा के अंदर लाइट पैदा हो रही है और उसको लाना है, जैसे मान लो जयपुर के अंदर लाना है, तो कोटा से जयपुर तक जो लाइन को लाएंगे वो लाइन कहलाएगी आपकी कौन सी, ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, जिसके माध्यम से उस लाइन को क्या किया जाता है, लाया जाता है। उस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज के मान को क्या रखना पड़ता है, ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो ट्रांसफार्मर भी कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, पावर। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन केंद्र या फिर पारेषण केंद्रों पर क्या किया जाता है, इस पावर ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होते हैं, उच्च वोल्टेज पे काम करते हैं। क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज हेतु क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग क्या, इनका उपयोग तो जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग अपन कहाँ पर करेंगे, उच्च वोल्टेज के लिए। जहाँ पर हाई वोल्टेज होगा या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर इन पावर ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, क्या पावर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ी होती है स्टार में। प्राइमरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, स्टार में। तथा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, स्टार में, और इनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में जुड़ी होती है, डेल्टा में। पावर ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है, इनकी केवीए रेटिंग पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कितनी होती है, 2000 केवीए से लेकर कितनी होती है, 20,000 केवीए तक होती है। पावर ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कितनी होती है, 2000 केवीए से कितनी होती है, 20,000 केवीए तक इनकी क्या होती है, केवीए रेटिंग होती है। अब देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे काम करते हैं। किस पे लोड पे काम करते हैं, फुल लोड पे, क्योंकि
इन पे ऊपर वोल्टेज लोड का मान क्या होता है, कम ज़्यादा नहीं होता रहता है, हमेशा इस पर लोड क्या होता है, एक समान लगा रहता है। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पर 11 kV की ये लाइट पैदा हुई, तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 kV की लाइन को किस में बदल देगा, 33 kV में। फिर यहाँ से लाइन जाएगी, ये लाइन क्या होगी, अगले एक ट्रांसफार्मर से जुड़ेगी। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 33 kV की सप्लाई को किस में बदल देगा, 66 kV पर। मतलब पावर ट्रांसफार्मर के अंदर लोड नहीं लगा होता है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे ट्रांसफार्मर से ही क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इन ट्रांसफार्मर पर हमेशा लोड का मान क्या रहता है, समान। मतलब ये ट्रांसफार्मर हमेशा क्या लेते हैं, फुल लोड पे काम करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो निर्माण करते हैं, उन निर्माण करते समय अपन ये ध्यान रखते हैं कि इसकी जो दक्षता होती है, क्या पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो फुल लोड पर क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड के आसपास क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड के आसपास अधिकतम होती है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करते हैं, फुल लोड पे काम करते हैं। इनके कारण इनकी जो दक्षता होती है, इनको निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, इनकी जो दक्षता है वो फुल लोड के क्या होनी चाहिए, आसपास क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो पावर ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर जो ट्रांसफार्मर काम करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं कौन से, आपके पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में जुड़ी होती है, और इनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है। पावर ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है वो 2000 केवीए से लेकर 20000 केवीए तक होती है। पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो फुल लोड के क्या होती है, आसपास क्या होती है, अधिकतम होती है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता फुल लोड के आसपास क्या होती है, अधिकतम होती है। पूछा जाता है पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है फुल लोड के आसपास या फुल लोड के 1/3 भाग पर, फुल लोड के आधे लोड पर। तो आपका क्या रहेगा, या आंसर क्या रहेगा, पावर जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो दक्षता होती है वो फुल लोड के आसपास क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है। तो ये हो गया कौन सा, आपका पावर ट्रांसफार्मर। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगला ट्रांसफार्मर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। हिंदी में बोलते हैं इसको वितरण ट्रांसफार्मर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, जो वितरण केंद्र होते हैं, जो ग्रिड सब स्टेशन होते हैं, जहाँ से लाइटों को अलग अलग फीडरों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है, या अलग अलग गांवों के अंदर जहाँ से लाइट को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, वो कहलाते हैं आपके वितरण केंद्र। जहाँ से लाइटों को क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, वो कौन से केंद्र कहलाते हैं, वितरण केंद्र। तो जो वितरण केंद्र होते हैं, उन वितरण केंद्रों पर जो अपन जो ट्रांसफार्मर काम लेते हैं, वो ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर, जहाँ पर से लाइटों को अपन क्या करते हैं, बांटना होता है, वहाँ पर इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, कम वोल्टेज पे काम करते हैं, यानी कि 11000 या 33000 पर ये क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग होती है, उस केवीए रेटिंग का मान भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इनका उपयोग वितरण केंद्रों पर किया जाता है। किनका,
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर करते हैं अपन? वितरण केंद्रों पर। ये लो वोल्टेज यानी कि निम्न वोल्टेज पर क्या करते हैं? ये लो वोल्टेज पर काम करते हैं। इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग तो किस में जुड़ी होती है? डेल्टा में। और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है? स्टार में जुड़ी होती है। इनकी जो केवीए रेटिंग होती है, क्या होती है? 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होती है? 5000 केवीए से 2000 केवीए तक होती है। अब देखिए, पावर ट्रांसफार्मर तो लोड हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, लगभग फुल लोड के आसपास होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड का मान क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। लोड क्या होता रहता है? घटता बढ़ता। जैसे अपने घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो उस ट्रांसफार्मर पर जैसे अब मान लो आपके एक ट्रांसफार्मर से 20 घर जुड़ रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर से कितने घरों को सप्लाई मिल रही है? 20 घरों को। अब यदि सुबह का टाइम होगा, मॉर्निंग समय में, मॉर्निंग समय के अंदर 20 के 20 घरों के अंदर क्या होगी? आपकी करंट काम में होगी, तो उस पर लोड का मान क्या रहेगा? ज़्यादा। लेकिन जैसे 10-11 बजेंगे तो वहाँ पर लाइट का कम यूज में होगी, तो लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर जैसे शाम को होगी तो शाम को वापस लाइट ज़्यादा होगी, तो फिर लोड क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। फिर रात को जैसे 10 या 11 बजे के बाद लाइट सब ऑफ हो जाएगी, तो लोड का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर ऐसे कैसे जो जैसे फैक्ट्रियाँ होती है या फिर ऑफिस होते हैं, तो मॉर्निंग टाइम पे जब ऑफिस खुलेंगे तो उस ट्रांसफार्मर पर लोड का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इवनिंग टाइम पर जब ऑफिस सारे बंद हो जाएंगे तो लोड का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होते हैं? सारे दिन में दिन भर में क्या होता है? जो सारा दिन होता है, उस सारा दिन में वोल्टेज क्या होता रहता है? घटता बढ़ता रहता है। यानी कि लोड का मान क्या होता है? कम ज़्यादा होता रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड हमेशा क्या होता रहता है? कम ज़्यादा होता रहता है। इस कारण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो दक्षता है वो फुल लोड के 50% या 70% लोड पर क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, वो 100 केवीए को बनाते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि जब इस पर 50 किलो केवीए या 70 केवीए तक का लोड आए, तब ये अधिकतम दक्षता पर क्या करें? ये काम करें। क्योंकि एक समय में 50 या 70% लोड ही उस पर क्या होता है? हमेशा लगभग बना रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता 50% फुल लोड के 50% या 70% लोड पर क्या होती है? अधिकतम होती है। तो इसकी दक्षता फुल लोड के 50% या 70% लोड पर अधिकतम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो फुल लोड के 50% या 70% लोड पर क्या होती है? अधिकतम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो दक्षता काम में लेते हैं वो पूर्ण दिन की दक्षता काम में लेते हैं। कौन से दिन की? पूर्ण दिन। यानी कि 24 घंटे के अंदर उनका एवरेज निकालकर उसकी दक्षता का क्या करते हैं? अपन मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें कौन से में? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पूर्ण दिवस दक्षता का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा ट्रांसफार्मर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगला जो ट्रांसफार्मर आता है आपका वो है आइडियल ट्रांसफार्मर। कौन सा है? आइडियल ट्रांसफार्मर।
आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर या आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर जो हानियाँ हैं, जितने भी लॉसेस है, चाहे लोहा हानि हो चाहे ताम्र हानि हो, उन हानियों का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिनके अंदर बिल्कुल भी हानि नहीं हो, बिल्कुल भी लॉसेस नहीं हो, लॉसेस का मान कितना हो, 0 हो, वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर हानियों का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके जो हानियों का मान क्या होता है, शून्य। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जितना वोल्टेज देंगे उतना का उतना वोल्टेज ही अपन को किस में मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी में जितना वोल्टेज देंगे उतना का उतना वोल्टेज ही कितना मिलेगा अपन को, सेकेंडरी में। तो जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है क्या होगा, दक्षता अधिकतम है, मतलब जो लीकेज फ्लक्स है उस लीकेज फ्लक्स का मान कितना होता है, शून्य होता है। मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर क्या होता है, आपका गुजरता है। तो जब लीकेज फ्लक्स क्या होगा, आपका शून्य होगा, तो म्यूचुअल फ्लक्स का मान अधिकतम होगा और दक्षता भी उसकी क्या होगी, अधिकतम, और जो वोल्टेज पैदा होगा वो भी क्या होगा, आपका अधिकतम होगा। जो कपलिंग गुणांक होता है, कपलिंग क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपका कपलिंग गुणांक। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कपलिंग गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, यानी कि पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है। अगली चीज़, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उस आदर्श ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, क्या प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके रिएक्टेंस का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। मतलब उस वाइंडिंग के अंदर कोई प्रतिरोध नहीं होता है, जिससे उस वाइंडिंग के अंदर कोई लॉसेस नहीं होगा। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके रिएक्टेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्रोड होती है, सिलिकॉन स्टील की जो क्रोड होती है, उसकी जो परमिबिलिटी है, परमियंस है, यानी कि उसकी जो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है। तो देखते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर, आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, जितनी भी हानियाँ हैं उन हानियों का मान कितना होता है, 0। हानियाँ कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो होती है आपकी लोह हानि, और दूसरी होती है कौन सी आपकी, ताम्र हानि। तो इन ताम्र हानि का मान भी कितना होता है, 0। लोह हानि भी 2 प्रकार की होती है आपकी, भंवरधारा हानि या फिर बोलते हैं स्ट्रेसिस हानि, भंवरधारा हानि या स्ट्रेसिस हानि, इनका मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिनके अंदर हानियों का मान कितना हो, 0। लो हानि यानी कि भंवरधारा हानि भी 0 होनी चाहिए, स्टेरेसिस हानि भी कितनी होनी चाहिए, 0, और ताम्र हानि का मान भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो आदर्श ट्रांसफार्मर है उसकी जो दक्षता होगी वो दक्षता कितनी होगी, 100% होगी। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। अर्थात इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई लॉसेस नहीं होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो लीकेज फ्लक्स होगा, क्या लीकेज फ्लक्स, आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर जो लीकेज फ्लक्स होता है उस लीकेज फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। लीकेज फ्लक्स का मान कितना होता है, 0। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स, क्या प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स, प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स किस में से गुजरता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है। किस में से गुजरता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में से क्या होता है, आपका गुजरता है। प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है। किस में से गुजरता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में से। मतलब लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा, आपका 0 होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर जो रिएक्टेंस होता है, क्या आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होता है, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है, कोर की जो परमेबिलिटी होती है, कोर की क्या होती है, परमेबिलिटी, वो क्या होती है आपकी, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, उस वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है,
शून्य होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर हानियों का मान शून्य होता है, दक्षता 100% होती है, लीकेज फ्लक्स का मान शून्य होता है, जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में से गुजरता है। प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस शून्य होता है। क्रोड की जो परमिबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनंत। वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, आदर्श ट्रांसफार्मर। अब एक ट्रांसफार्मर और बचा है आपका, वो है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, बराबर। जितने टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में रहेंगे उतने के उतने ही टर्न्स किस में रहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब दोनों वाइंडिंगों के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, बराबर। और जब दोनों वाइंडिंगों के अंदर फेरों की संख्या क्या होगी, बराबर, तो दोनों वाइंडिंगों के वोल्टेज का मान भी क्या होगा, बराबर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ना तो वोल्टेज को बढ़ाता और ना ही वोल्टेज को घटाता है। इसके जितना वोल्टेज प्राइमरी का होगा उतना का उतना ही वोल्टेज किसका होगा, सेकेंडरी का। दोनों वाइंडिंगों के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, बराबर। तो इसकी प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या बराबर होती है। अर्थात NP बराबर क्या होगा, NS। NP क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या। NS क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो जो इसका ट्रांसमिशन रेशियो है उसका K का मान क्या होगा, NS बटे NP। जब NS और NP का मान बराबर है तो इनके जो ट्रांसमिशन रेशियो है उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान कितना होता है, 1 होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसमिशन रेशियो का मान कितना होता है, 1। आदर्श ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है वो लोड को सप्लाई से, अगर मान लो ये आपका लोड है, ये क्या है आपका लोड है, ये लोड के 2 टर्मिनल है और ये 2 टर्मिनल क्या है आपके सप्लाई के हैं। किसके हैं, सप्लाई। इस लोड को अपन इस सप्लाई से क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब मान लो लोड का मान क्या है, बहुत ही ज़्यादा, तो जब इस लोड को डायरेक्ट अपन सप्लाई के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये जॉइंट होगा, वहाँ पर स्पार्किंग का मान क्या होता है, ज़्यादा होती है।
चिंगारी ज़्यादा होती है, स्पार्किंग ज़्यादा होती है, ये जॉइंट है वो मजबूत नहीं हो पाता है, या इसके रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो लोड है, इस लोड को इस सप्लाई के साथ जोड़ने के लिए क्या, ये जो लोड है इस लोड को इस सप्लाई के साथ जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर है, उसकी एक वाइंडिंग को तो अपन किसके साथ जोड़ देंगे, लोड के साथ, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी फेरों की संख्या क्या होगी, बराबर, सेकेंडरी वाइंडिंग को किसके जोड़ देंगे, लोड से। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया आपका, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, लोड को सप्लाई के साथ जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो देखो सप्लाई इस वाइंडिंग के साथ जुड़ रही है ना, तो यहाँ पर लोड का मान क्या होगा, स्पार्किंग क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो लोड को सप्लाई के साथ जोड़ने के लिए अपन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या हो, बराबर हो, वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, आइसोलेशन। तो जिस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या बराबर होती है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या बराबर होगी तो दोनों वाइंडिंगों के वोल्टेज का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होता है, बराबर। इस ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग लोड को सप्लाई के साथ संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड ये थे आपके ट्रांसफार्मर के प्रकार। आपको जितने भी प्रकार के ट्रांसफार्मर थे वो सारे ट्रांसफार्मर के प्रकार मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।